मैं बहुत आनंदित हूं आज के इस कार्यक्रम को देख करके। और क्योंकि केरल में जिन लोगों ने समाज सुधार के लिए जीवन भर परिश्रम किया, उनमें से श्री नारायण गुरु के नाम से हम बहुत लोग परिचित हैं। जैसे राजगोपाल जी ने कहा कि सहज स्वाभाविक रूप से जब हमारा कार्यक्रम पहला भारतीय जनसंघ का राष्ट्रीय अधिवेशन केरल में हुआ, और जिसको आज कोझिकोड कहते हैं, उस समय कैलीकट कहते थे, वहाँ पर हुआ, तो उस अधिवेशन स्थल का नाम ही उन्होंने श्री नारायण गुरु के नाम से रखा। लेकिन उस दिन जब मुझे हमारे दिल्ली प्रदेश के दक्षिण भारत सेल और उसमें भी मलयाली सेल, उसके सब मित्र मिलने आए और आकर के कहा कि यह अयमकाळी का एक कार्यक्रम हम करने वाले हैं, उसमें आप आइए। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा परिचय पूरा करवाओ, क्योंकि मैं स्वीकार करूंगा कि श्री नारायण गुरु के नाम से परिचित हूँ और ये भी उनके समकालीन रहे हैं। और मैं तो जब उनके बारे में और देखने लगा, खोजने लगा कि उनका जन्म कब हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो देखा कि उनका जन्म हुआ 1863 में। तो मैंने कहा ये तो बहुत गजब का संयोग है कि 1863 में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ, और जिसका 150वां वर्ष हम मना रहे हैं इस समय। तो मैं बधाई देता हूँ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष को, उनके इस दक्षिण भारत के सेल को और विशेषकर मलयाली सेल को, कि उन्होंने इस अवसर पर जो साल भर का कार्यक्रम चलना है अयमकाळी के लिए, उसका आरंभ राजधानी से करने की कोशिश कि भारतवर्ष की राजधानी से हम शुरू करें और ये प्रोजेक्ट करें कि इन लोगों ने देश को बनाया है, राष्ट्र को बनाया है। उनका परिचय अधिक भले ही केरल में होगा, लेकिन ये एक इतनी बड़ी समस्या है कि दुनिया का कोई भी देश सभ्य तब तक नहीं कहला सकेगा और लोकतंत्री तो बन ही नहीं सकेगा अगर वहाँ के नागरिकों के मन में समता की भावना कूट कूट करके भरी नहीं हुई होगी। आप कल्पना नहीं कर सकते क्या स्थिति थी, और इनकी कल्पना भी करना और मुश्किल है। माने किसी स्थान पर, किसी समाज में ये कहना कि कोई भी यहाँ की महिला अगर वो इस प्रकार के समाज की है, ईड़वा समाज की है, या किसी भी दलित समाज की है, तो वो कमर के ऊपर वस्त्र नहीं पहन सकती। पुरुष महिला कोई भी सड़क पर नहीं चल सकती, स्कूल में उनको शिक्षा नहीं दी जा सकती। और जैसा आज बताया यहाँ पर कि कोई डॉक्टर भी उसे स्पर्श नहीं कर सकता, दवाई फेंकेगा उसके ओर। आज सुना, ये तो सुनने की बातें हैं जो कि मैंने देखी नहीं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं 1952 में जब पहले आम चुनाव में, मैं उन दिनों में राजस्थान में था, मैं कराची से आया, तो कराची से आने के बाद पहले 10 साल 47 से लेकर के 57 तक मैंने राजस्थान में बिताए, और वहाँ उसी काल में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी 51 में। और भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता के नाते जब पहले आम चुनाव में भाग लिया, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं बहुत आश्चर्यचकित होता था। किसी ऐसे क्षेत्र में जाऊँ जहाँ पर हमारे जनसंघ का कैंडिडेट कोई दलित समाज का है, क्योंकि शेड्यूल्ड सीट है, रिजर्व सीट है, शेड्यूल कास्ट की सीट हो या शेड्यूल ट्राइब्स की सीट हो, खास करके शेड्यूल कास्ट की, ये ट्राइब्स का इतनी प्रॉब्लम नहीं था। तो शेड्यूल कास्ट की सीट पर हमारा जो भी कैंडिडेट होगा, उसको मैं कहूँगा कि भाई आ जाओ, मंच पर आ जाओ,
नहीं साहब, मैं नहीं आऊँगा। ऊपर कैसे आऊँगा और आपके साथ कैसे बैठूँगा? मैं नहीं बैठूँगा। और बहुत उस पर जिद होती थी, ऐसे कैसे होगा, ऊपर आओ। और वो आएगा तो भी वो कुर्सी पर नहीं बैठेगा, मैं नीचे बैठूंगा, ऊपर नहीं बैठ सकता, आपके साथ बैठ नहीं सकता। ये जो भाव था मुझे समझ में नहीं आता था, ये क्या करते, ये क्या हो रहा है, बहुत तकलीफ होती थी। और उन दिनों में पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने हमको उदाहरण दिया था। उन्होंने खास करके तब भी केरल का ही उदाहरण दिया। जैसे इन्होंने कहा ना कि विवेकानंद जी जब वहाँ पर गए थे तो उन्होंने कहा कि ये क्या है, तो लुनैटिक असैलम है, गुस्से में कहा। तो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने मुझे कहा, उन्होंने कहा कि आपको पता है कि किस प्रकार से दलितों के साथ व्यवहार होता है समाज में, और मैं केरल का बताता हूँ आपको। और उन्होंने हमको बताया, एक कार्यक्रम में भी उन्होंने सबको सुनाया था, कार्यकर्ताओं को। उन्होंने कहा कि अधिकांश मिडिल क्लास के जो मकान हैं केरल के किसी शहर में, वो प्रायः सिंगल स्टोरीड होते हैं, और उसके पीछे का हिस्सा विरांडा होता है, और उस विरांडा में ही शौचालय होता है। और वो जो शौचालय साफ करने वाला आता है वो पीछे के उस विरांडे से आता है, आकर के फिर शौचालय जाता है, शौचालय साफ करके उसी विरांडे के दरवाजे से निकल करके बाहर जाता है। तो कहा कि बहुत सारे मकानों में उनको लगता है कि ये मेरे घर में आएगा, विरांडे में से गुजरेगा तो सारा विरांडा ही अपवित्र हो जाएगा। तो वो अपवित्र न हो इस दृष्टि से जो दरवाज़ा है उस दरवाजे के बाहर एक कील लगी हुई होगी, और कील पर एक स्टील का क्रॉस लटका हुआ होगा, और वो क्रॉस ले करके और अपने गले में डाल करके फिर विरांडा क्रॉस करके शौचालय जाएगा, शौचालय साफ करके वापस जाएगा, और फिर वो क्रॉस वापस कील पर लटका करके चला जाएगा। तो पंडित दीनदयाल जी ने एक भाषण में कहा कि ये स्थिति जहाँ हो वहाँ पर अगर वो जो व्यक्ति है वो सोचता है कि ये हिंदू समाज इस प्रकार का है कि जहाँ पर मैं उनके विरांडे में भी नहीं जा सकता, और विरांडा पार करने के लिए मुझे 2 मिनट के लिए अपने को एक प्रकार से ईसाई बनाना पड़ेगा, तो मैं जीवन भर अपने को ईसाई क्यों ना बना लूँ। और ये उदाहरण उन्होंने मुझे उस समय सुनाया था, और तब से लेकर के और लगता था कि ये हमारा समाज है कि जिसके कारण इतने लोग कन्वर्ट हो गए। और मैंने सोचा कि हम में से बहुत सारे लोग तो राजनीति में बहुत बाद में आए, पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने, कि जहाँ पर कभी भी इस प्रकार का जातिवाद, कभी भी इस प्रकार का ऊंच नीच का भाव किसी से पूछते भी नहीं थे कि कौन किस जाति का है, किसी को पता भी नहीं रहता। और इस बात ने महात्मा गांधी को एक वार्धा के शिविर में गए थे संघ की, बहुत प्रभावित किया था कि ये एक कम से कम ऐसा संगठन है जिस संगठन में जाति भेद नहीं मानते। और इसीलिए स्वाभाविक रूप से जनसंघ में भी आरंभ से लेकर के यह भाव कूट कूट कर भरा रहा है। और आज इस कारण जब इन्होंने मुझे कहा कि ये नारायण गुरु के समकक्ष, उसी समकालीन एक और महान सुधारक, लेकिन जिसका परिचय लोगों को नहीं, कम परिचय, नहीं तो ये बात सही है कि अधिकांश जो जातिवाद की दृष्टि से और ख़ास करके दलित उद्धार की दृष्टि से जो सुधारक हिंदू समाज में निकले वो बड़े वर्गों से थे, ब्राह्मण समाज से थे, ऊंचे वर्गों से थे, क्योंकि उनको जो स्थिति दलितों की बनी वो बड़े वर्गों के कारण हुई, ऊंची जातियों के कारण हुई। तो ऊंची जातियों के लोग उन ऊंची जातियों के लोग के बारे में तो नहीं कर सकते थे, इनके ऊपर तो हमला करते थे, इनके ऊपर हमला करने की कोशिश की। और जैसे बताया अभी राजगोपाल जी ने कि उन्होंने जब स्वयं एक स्कूल चालू करके और दलितों को शिक्षा देने की कोशिश की तो स्कूल को जला दिया गया, उस पाठशाला को जला दिया गया।
ये जो स्थिति हुई ना, वो इस कारण, क्योंकि ये दोनों तीनों, ये दो तो जो केरल के थे और एक डॉक्टर अंबेडकर, ये तो प्रसिद्ध दलित समाज में से निकले हुए और समाज सुधारक थे कि जिन्होंने समता की भावना देश में स्थापित करने की कोशिश की और महान कार्य किया। और मैं कई बार राजनीतिक दृष्टि से मैं लोगों को बताया करता हूं कि जिस समय भारत को स्वतंत्रता मिली, देश आज़ाद हुआ, पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने, तो महात्मा गांधी ने उन्हें एक सलाह दी। कहा, तो मैं नहीं जानता हूं कि तुम मंत्रिमंडल में किस किस को लोगे, लेकिन तुम्हारा परिचय ज़्यादा तो कांग्रेस के लोगों से है, स्वाभाविक रूप से उनको लोगे, लेकिन मेरी एक सलाह है, मेरी सलाह से अगर तुम कुछ नाम लेना चाहो जिनको तुम मंत्रिमंडल में रखो, तो मैं तुमको 2 नाम सजेस्ट करता हूं कि जो कांग्रेस में नहीं रहे और जीवन भर कांग्रेस के आलोचक रहे। एक थे डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, और दूसरे थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये 2 व्यक्ति हैं कि जो कांग्रेस पार्टी में नहीं रहे, इतना ही नहीं तो कांग्रेस पार्टी के आजीवन और क्रिटिक्स रहे, आलोचक रहे। इन दोनों को अगर लोगे तो एक तो स्वरूप उसका अच्छा बनेगा मंत्रिमंडल का, और मंत्रिमंडल के कार्य में वो जो योगदान देंगे वो वास्तव में बहुत राष्ट्रहित में होगा, बहुत अच्छा होगा। और कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स पढ़ करके देखे तो स्वयं डॉक्टर अंबेडकर तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे और कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष थे, लॉ मिनिस्टर भी उनको बनाया पंडित नेहरू ने। डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर मुखर्जी दोनों का ही उन डिबेट्स में अनन्य योगदान, गजब का योगदान रहा है उनका, पूरा दोनों का, संविधान बनाने में और भारत के भविष्य को ध्यान में रख कर के क्या क्या कुछ होना ज़रूरी है इस बात को सुझाने के लिए। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ कि इस प्रकार के महापुरुषों के जीवन को स्मरण करके और उनके जीवन को बना करके, जैसे आज देश भर में विवेकानंद जी का 150वां वर्ष मनाया जा रहा है, स्वर्ण जयंती। हाँ, 12 जनवरी को पूरा हो जाएगा। 12 जनवरी को पूरा हो जाएगा, लेकिन ये तो अगस्त तक है। ये जो अभी का है अगले अगस्त तक। आरंभ हमने आज किया है, यहाँ पर बहुत अच्छा किया है। और उनके जीवन काल में ही मैंने आज फ़ोन करके राजगोपाल जी से फ़ोन करके पूछा, क्योंकि मैंने कहा कि ये तो साफ है कि उनका जन्म 1863 में हुआ,